सूचना का हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान है और पत्रकारिता जीवन की बात करें तो प्रथम सूचना हमेशा आपकी खबर को नया पुट देती है और जब ये अधिकार बन जाता है तो वो करोड़ों लोगों के संविधान से जुड़े अधिकारों का रक्षक भी बन जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में एक अहम अधिकार पूरे हिंदुस्तानियों को दिया जिसे आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के नाम से जाना गया। लाखों ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इस सूचना के जरिए, सूचना के अधिकार के जरिए अपने हकों की लड़ाई में आगे रहने का मौका मिला। सरकारी विभागों से लगातार द्वंद्व की स्थिति उसके बाद सरलता की ओर हमेशा से बढ़ती रही। अब इस अधिकार को लेकर क्या स्थिति है, भारतीय किस तरीके से आरटीआई के जरिए अपने आप को सहज, सुरक्षित और जवाबदेही पारदर्शी सरकार में भागीदार मानते हैं, इन तमाम बातचीत के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिवक्ता राजेश मेठी जी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले तो आम भाषा में अगर कोई भारतीय, कोई जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसे किसी भी विभाग से कामकाज है, वो जानना चाहे कि आखिर आरटीआई है क्या, सूचना का अधिकार क्या है। देखिए, आपने जो बात कही कि आमजन कैसे सरकार के निर्णयों में शामिल हो और सरकार क्या करती है उसके बारे में जानना हो तो सूचना का अधिकार जो 2005 में आया उसके माध्यम से वो जानकारी ले सकता है। किसी भी कार्यालय से कोई सूचना लेनी है, जैसा वो कार्यालय संधारित करता है या मेंटेन करता है, उस सूचना को वो ले सकता है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया, आप बैंक में जाते हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं से पेंशन लेनी है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो सूचना का अधिकार एक सशक्त माध्यम है जिस माध्यम से आप वहाँ से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आगे क्या कदम रहेगा ये अलग अलग दृष्टि से है। किसी आदमी की कोई परेशानी है तो वो उसको लेकर सूचना के अधिकार का उपयोग में लाता है। किसी को सरकार के कामों पर नज़र रखनी है कि वो ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसमें भी सूचना का अधिकार अपने आप में एक बड़ा हथियार है। जहाँ आपकी बात सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, यदि जानना चाहते हैं तो सूचना का अधिकार एक सशक्त माध्यम है। हमेशा से ये देखने में आता है जब भी कोई अधिकार मिलता है तो कोई ना कोई कानूनी अड़चन होती है, क्या इसमें कोई परेशानी है, कैसे इसका लाभ ले? देखिए, होता क्या है कि कोई भी कानून जब विकसित होता है तो उसका एक विधि शास्त्र होता है, एक अपना जुरिस्प्रूडेंसिया होता है। जब हम इसके इतिहास में जाएंगे तो सरकार का अपना एक दृष्टि होती है, एक व्यवहार होता है, एक उसकी सोच होती है कि कोई भी सूचना आम जन तक नहीं जानी चाहिए। जबकि लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि आम आदमी इस बात को समझे और जाने और उसकी सहभागिता हो। तो अड़चन तो ये रहती है कि जो सूचना देने वाला है उसका एक अपना माइंडसेट होता है। उसमें दो तरह के लोग हैं, अपनी सूचनाएं बहुत आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं, कुछ लोग उसको रोकते हैं। तो उसके लिए प्रथम अपील, द्वितीय अपील, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का प्रावधान है। इस अपील के प्रावधान पर अपन जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर ये अधिकार कहाँ मिलेगा? हमें न्यायालय जाना पड़ेगा, सरकारी दफ्तर में जाना पड़ेगा, कैसे हम आवेदन कर सकेंगे अगर सरलीकरण के लिहाज से जाने तो? इस देखिए, पहली आवश्यकता है कि हर कार्यालय में एक सूचना अधिकारी होता है जी। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी उसे कहते हैं, मैं उसको ठीक तरीके से, तो उसके यहाँ एक आवेदन है। धारा 6 कहती है कि आप एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 30 दिन में उनको सूचना देनी होती है जी। अब ये सबसे बड़ी बेहतर बात ये हो गई कि केंद्र सरकार के लिए आप जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो भी आपको आवेदन करना है वो ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं। ऐसे राज्य सरकार ने भी प्रयास किया, यानी कि डिजिटल भारत में सुविधा दे दी, आप घर बैठे आवेदन करेंगे, आपको सूचना मिलेगी। अभी तकरीबन 15 दिन पहले रेलवे का एक मामला था। रेलवे में जो टैक्सिस्ट, जो उनका कार स्टैंड है, उसको लेकर वहाँ एक स्थिति है कि एक दिन बाद, यदि 24 घंटे के बाद आप यदि कार वहाँ रहती है तो आपको अगले 24 घंटे का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये आर्बिट्रेरी है, यानी ये एक तरीके से मेलाफाइड है, बोनाफाइड नहीं है ये। तो जब उसका आवेदन लगाया गया तो उसको ऑनलाइन फाइल किया। ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं। आरटीआई ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की, जो एसएसओ पोर्टल है, उससे भी लगा सकते हैं और कुछ दूसरी वेबसाइटें भी। उस पर ऑनलाइन ही आप 10 रुपये का शुल्क दे सकते हैं। 10 रुपये का चार्ज लगेगा? 10 रुपये का एक बार आवेदन शुल्क 10 रुपये है। आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। हाँ, बीपीएल है तो आपको वो शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ये राहत है, गरीब तबके को बड़ी राहत। जी जी जी।
बेसिकली बात करें आवेदन अगर हमने किया, कोई फॉर्मेट निश्चित है क्या? इस तरह से आवेदन मांगना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी विभाग, किसी अधिकारी के खिलाफ जानकारी मांग रहे हैं जिसने अपना काम उस दायरे के आधार पर नहीं किया, तो जाहिर है सूचना देने में तो आनाकानी करेगा। तो कोई फॉर्मेट इसके लिए तय किया? देखिए, जनमानस का कानून है ये, और जब जिन लोगों ने इसको विकसित किया उन्होंने ये दृष्टि रखी कि इसके लिए किसी प्रोफार्मे की या किसी प्रारूप पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप दे सकते हैं, लेकिन एक आवेदन करने का एक सुसंगत तरीका होता है। उस तरीके से जिसको देना है, क्या सूचना लेनी है, किस तरीके से सूचना मांगी जानी है, क्यों नहीं मांगेंगे, क्या जी, है ना, क्यों नहीं किया गया, ये नहीं होगा, इस पे क्या कार्रवाई की गई। जी, तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उस समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्रारूप पत्र नहीं है, लेकिन जब आप सामाजिक माध्यमों पे या नेट पर या डिजिटल माध्यम में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। एक साधारण सा आवेदन पत्र लिखना है, उसको लगाना। ऑनलाइन में ये भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पत्राचार की भाषा में आप आवेदन कर सकते हैं कि बिल्कुल। मुझे ये जानकारी चाहिए, और लोक सूचना अधिकारी संबंधित विभाग लिख सकता है। ये सिटीजन को उपलब्ध है। कई बार लोग ये शामिल करते हैं कि इस सचिव को दी जाए, उसको दी जाए ना, ये इंडिविजुअल को सूचना उपलब्ध है। तो जो भी आवेदन करे वो इस बात का ध्यान रखें कि ये इंडिविजुअल को है। यदि आप किसी पद के हिसाब से लेंगे तो आपको वो सूचनाएं नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति ने सूचना मांगी जी, तो आवेदन के लिए आपने तय राशि बताई कि 10 रुपए का आवेदन उसे करना होगा, 10 रुपए की राशि शुल्क के रूप में लगेगी। लेकिन जो उसे सूचना मिलेगी, हो सकता है सरकारी कार्यशैली है, बहुत बड़ी संख्या में दस्तावेज हो, उनका खर्चा कौन वहन करेगा? देखिए 30 दिन बाद यदि आपको सूचना मिलती है तो मुफ्त हो जाती है। 30 दिन पहले 2 रुपया पर पेज एक सूचना का है। यानी कि अगर सूचना 1 पेज की है तो 2 रुपये आपको बाद में चुकाने होंगे। हाँ, बाद में चुकाने वो आपको लेटर भेजते हैं कि इतना रुपया आप जमा करा दीजिए। जी, और आप जैसे अभी एक मुझे कहा गया कि एक जगह 400 पेज की सूचना है, यदि आप एक बार हमारे कार्यालय आइए, उसका निरीक्षण कर लीजिए कौन कौन से कागज चाहिए। अब आपको पूरे 400 पेज चाहिए तो आप 800 रुपये जमा करा दीजिए। मतलब निरीक्षण मुफ्त है? हाँ, निरीक्षण मुफ्त। इसके लिए कोई समय सीमा भी तय? कार्यालय समय में कभी भी? कार्यालय समय में जब भी आप जाना चाहें। और दूसरी बात ये है कि 30 दिन बाद मुफ्त सूचना है। जी, डिजिटल का भी है, मैं अभी तक उस पर थोड़ा सा संदेह है, लेकिन 50 रुपये में आप सीडी भी ले सकते हैं यदि वो आपको सीडी में दी जाए, ऐसा कुछ है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, जी, क्योंकि मुझे कुछ इस पर अभी डाउट है। तो 50 रुपये है, मुझे ऐसा अभी तो कुछ जितने भी विभाग हैं, जब सूचना ज़्यादा लेने लगे लोग, क्योंकि 2005 से लागू है, उसके बाद मैंने देखा है ज़्यादातर ने अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उनकी विभागीय वेबसाइट पे डाल दी है, तो थोड़ी राहत भी मिली होगी उन्हें। धारा 4 में आपको कहना स्यू मोटो डिस्क्लोजर, जी, जी, यानी स्व प्रेरणा से आपको खुलापन करना है अपनी सूचनाओं का। कुछ मानक है, एक नियत समय पर था। कुछ सरकारी कार्यालयों ने वो सूचनाएं अभी पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। शने शने प्रयास कर रहे हैं, कुछ जागृत लोग इस दिशा में लगे हुए हैं भी। लोकतांत्रिक और पारदर्शी सरकार के लिए बेहतर भी है। जब आपको सूचनाएं स्वतः ही दे देंगे तो निश्चित रूप से जो बॉम्बारमेंट ऑफ द एप्लीकेशन था वो निश्चित रूप से कम होगा। और ये लोकतंत्र में सरकार का दायित्व भी है कि कुछ पारदर्शिता हो, कुछ चीज़ें हों, तो शने शने करके विकसित हो रही है। जी, संविधान के दायरे में से लाया गया है, तो ये थोड़ा सा असरदारी भी है कि संविधान का उल्लंघन तो आप कर नहीं पाओगे। नहीं, मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया थोड़ा सा। क्योंकि जब ये 2005 में लाया गया तो संविधान संशोधन के साथ इसे मूल संविधान में इसे शामिल किया गया ताकि ये अधिक प्रभावकारी रहे। देखिए, संसद द्वारा पारित कानून है जी, और संसद हमारे यहाँ सर्वोच्च कानून निर्मात्री है, तो वहाँ से आया तो निश्चित रूप से काम होना है। लेकिन समय समय पर कालखंड में कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से किया, तो कई बार हो जाता है कम ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये कानून बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आम जन अब छला हुआ महसूस नहीं करता। यदि आप जैसे लोग, यदि जागृत लोग इसको और प्रसारित करें तो आम जन को इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है, मेरा समान। क्या क्या सूचनाएं जो ली जा सकती हैं? देखिए, सूचनाएं जो धारा 8 है और धारा 11 को लेकर है। 8 में कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएगी उसको लेकर है, तो वो सूची है पूरी अपने आप में। उसको कोई कोर्ट में केस चल रहा है या धारा 11 है तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, तीसरे व्यक्ति संबंधित, उसका भी एक मैकेनिज्म है। बाकी सारी सूचनाएं आपको मिल सकती है और सूचनाएं मिलती भी है, लोग उसका फ़ायदा भी लेते हैं। फ़ायदे की आपने बात कही, फ़ायदे के साथ साथ कुछ अधिकारियों का एक फीडबैक भी आया कि ये निजता पे हनन भी है। कई अधिकारियों की कार्यशैली पे भी है कि वो कामकाज करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन से या आरटीआई के दायरे से बाहर भी हैं। किस तरीके से देखते हैं, वो कौन कौन सी हैं ऐसी? देखिए, मैं इसमें शामिल है। हाँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और मैं जब जूरिस्प्रूडेंस को समझता हूँ
तो जब कोई चीज़ें बढ़ती है या कोई भी कानून बढ़ता है तो उसके साथ कुछ प्लस और माइनस जुड़े हुए रहते हैं। जी। तो इस कानून के साथ भी ऐसा है। यदि मैं चोर हूँ तो मेरी सूचना देने में डर है, यदि मैं ईमानदार हूँ तो सूचना में देने में कोई डर नहीं हो। अब जब सरकार में काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो इनको सूचनाओं को गलत तरीके से उपयोग करता है और वो सूचना के कानून जो अधिकार है उसको नुकसान भी पहुँचाता है। लेकिन कालांतर में या साथ साथ वो अच्छे लोग भी हैं जो इन सूचनाओं को सही तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो ये खेल सदा चलता रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन जो लोग जागृत हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। इसको एक यानी ब्लैकमेल या किसी को हिंदी में शब्द क्या कहेंगे ब्लैकमेल को, कोई भी मतलब इसे हाँ, गलत किसी तरीके से उपयोग में ना ले, किसी पे व्यक्तिगत तौर पे जो आरोप लगाने की तैयारी होती है या उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश होती है वो ना करें। उसका जो लाभ है वो जनता को सहूलियत के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से परेशान करने के लिए। कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली में बदलाव भी हुआ सूचना के अधिकार के बाद। वो अब सावधान रह के काम करने मेरा लगे। इसी पे अगला सवाल आ रहा था कि कई अधिकारी हैं जो सूचना देने में पीछे रहते हैं, वो चाहते ही नहीं ये सूचना दी जाए। तो उसके लिए क्या दंड है, क्या शक्ति है जो इन पर आरोपित होती है और उन्हें बाध्य करती है कि ये सूचना उन्हें देनी? देखिए, मैंने अभी एक सूचना मांगी तो उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी जी। जबकि उन्हीं के एक दूसरे विभाग ने वो सूचना दे दी। जी। उन्होंने उसको क्या कहें कि फ्रिविलस या पूरी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके लिए आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं अगले 30 दिन में। उस पर भी ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, मैंने फ़ाइल की है। जी। रेलवे के विरुद्ध 2 अपीलें फाइल की है। उसके बाद भी नहीं हो तो आपके सूचना आयोग है, केंद्र का केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य का राज्य सूचना आयोग है। जी। तो उनके यहाँ द्वितीय अपील आप जा सकते हैं। एक सेक्शन 18 करके है जिसमें आप अपील में उसमें शिकायत में भी जा सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है और काम हो रहा है इस पर। यानी मकसद न्याय देने का है, राहत देने का है। हाँ, निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस कानून को निर्माण किया उनके पीछे तो उनकी मंशा यही है। अब जैसा व्यक्ति आता है उस हिसाब से वो शनि काम करता है। आज के दौर में क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है लागू होने के बाद, जो खामियां थी वो लगभग कह सकते हैं कि दूर करने के प्रयास सरकारी तौर पर हुए होंगे और जो खूबियां हैं उन्हें आगे बढ़ाया गया होगा। आज के दौर में अगर हम बात करें तो आरटीआई देश निर्माण के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लोकतंत्र का सशक्त हथियार है और योगदान करने वाला है। बस आवश्यकता है कि लोग इसको सही तरीके से उपयोग में लें। जैसे मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं उसके बाहर रोड बनी, अब आपको पता ही नहीं कि रोड में क्या क्या लगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो आप एक इन्फॉर्मेशन लेकर उस पर नज़र रख सकते हैं। आपके आसपास में कोई पुलिया बनी, आप किसी बैंक में गए, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आप वहाँ सूचनाएं ले सकते हैं, है ना। आपका कोई काम रुका हुआ है, जैसे मैं रेलवे का उदाहरण देता हूँ। मैंने मेरी वहाँ गाड़ी पार्किंग की, 24 घंटे के उन्होंने 177 की जगह 180 रुपये ले लिए। मैंने कंप्लेंट डाल दी। फिर जब मैं 24 घंटे बाद पहुंचा तो उन्होंने कहा साहब 170 रुपये वापस जमा कराइए। तो मुझे लगा कि मैं छला गया हूं। जी। तो मुझे लगा एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने सूचना के अधिकार में आवेदन लगाया। अब जो सूचनाएँ आ रही है उसके बाद एक अगली कड़ी में मैं उसके विरुद्ध किसी तरीके से जाऊँगा या तो ऐड ऑन हो जाएंगी। हाँ, कंज्यूमर, लेकिन मेरा आधार बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा ना। दस्तावेज जो प्रक्रिया है वो आपके लिए मजबूत जैसे 2005 में जब ये 10 अक्टूबर को जब आया जी, तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जो स्नातक से कम के लोग होते हैं उनके लिए जरूरी होता है, जबकि मैं स्नातक था उसमें। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता तो हर बार ये कहते 300 रुपये जमा कराइए, आपका अमेंडमेंट कर देंगे। मैंने कहा यार अभी विदेश नहीं जाना, लेकिन ये तो गलत है। जिस दिन मैंने लगाया उसके दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने उस सूचना को अद्यतन किया। जी। तो निश्चित रूप से यदि हम लोगों को सिखाएं ये कानून को तो वो हमारे देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और इस पर कार्यशालाएँ होनी चाहिए। अभी 10 अक्टूबर को इसका जन्मदिन आ रहा है, तो उस दिन जो हमारा संस्थान इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, पिछले साल भी हम 100 लोगों के साथ हमने कार्यशाला की और वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस बार भी हम उस पर कार्यशाला कर रहे हैं। शाम को 5 बजे कार्यशाला रहेगी। तो निश्चित रूप से लोगों को शामिल होना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। और यदि मैं तो कहता हूँ कि स्कूलों और कॉलेजों में भी इस पे काम होना चाहिए, जिससे नई अगली युवा पीढ़ी हमारी इस पूरे देश निर्माण में शामिल हो पाए। आपने सही कहा। थोड़ा चाय पे भी चर्चा हो जाए, कुछ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और चूंकि सूचना के अधिकार के तौर पर हम जब इसे देखते हैं तो ये केवल सूचना का अधिकार नहीं है, ये हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं। एक लोकतांत्रिक देश में
रहने की आज़ादी जो हम महसूस करना चाहते हैं उसके हक को बढ़ाता है। मेरा इसी संदर्भ में एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे आपने बताया कि आप इन मामलों में आपके साथ अन्याय होने की स्थिति आई और आप न्याय की ओर बढ़े, लेकिन जब बात करें कि पीड़ित कोई और है, उनके बिहाफ पे क्या हम आरटीआई लगा सकते हैं? नहीं, उनके आधार पे आप नहीं लगा सकते। और मेरा ये मानना है कि कोई यदि सामुदायिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, उस पर आप जा सकते हैं। जी लेकिन ये जो भी लगाएगा वो सिटीजन लगाएगा, इंडिविजुअल, जी। तो उसे जाना चाहिए। आप किसी के तीसरे व्यक्ति के लिए आप नहीं लगा सकते, वो ही लगाएगा खुद जो। एक छोटी सी जानकारी और इसी में चाहूँगा, क्योंकि युवा भारत है, क्या इसमें कोई एज लिमिट है? क्या कौन लगा सकता है जिसे? देखिए, मेरे पास में एक वो था गार्डन, तो मेरी बेटी के साथ गया तो झूले टूटे हुए थे जी। तो उसने कहा पापा क्या हम भी कर सकते हैं क्या, तो उसने भी आरटीआई फाइल की, उस पर अरे काम वाह। हुआ। तो यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी फाइल कर सकते अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आरटीआई के तहत बिल्कुल पा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, जो आरटीआई का एक उजला पक्ष है वो दिखाती है। कोई ऐसे बात करें कि किसी ने गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश की, उन्हें रोकने के लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए, बहुत सा कहते हैं ना, वो अच्छे और बुरे लोग साथ साथ चलते हैं। जी। तो कई लोग करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। बहुत सारे लोग लगाते हैं भी ऐसी सूचनाएं। जैसे मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ एक साथी है हमारे युवा, उनके बारे में सूचना आई तो हमने समझाने का प्रयास किया। तो दोनों तरह के लोग हैं और निश्चित रूप से चेक एंड बैलेंस चलता है। तो कई बार ऐसे मुद्दे आए जिसमें लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या लोगों को छलने की कोशिश की। तो यानी कि ऐसा कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं हैं। कानूनी तौर पे वैसे हाँ, लेकिन जो ज्ञान प्रावधान अपने है आप में शक्ति है। जी। यदि आप ठीक तरीके से समझेंगे, आप जिस कार्यालय में काम करते हैं, आप चीज़ों को ठीक तरीके से करेंगे तो परेशान होने की कोई एक आवश्यकता नहीं। अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे, क्योंकि चर्चा का दौर तो ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन एक जो सबसे अहम है, जिस मकसद से इसे लागू किया गया, क्या सरकारी अधिकारियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और आम जनता को सुने जाने की प्रवृत्ति इसके बाद बढ़ी है? निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि जब सूचना का अधिकार को लेकर कोई आवेदन आता है तो सरकारी कार्यालयों में उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बहुत सारे विभाग ऐसे भी है, कुछ में नहीं होती है। तो जहाँ आप सरकार की कोई पत्रावली या कोई फाइल नहीं देख सकते थे, अब वहाँ आप जाकर उन सूचनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आम जन को एक रास्ता मिल गया है प्रवेश करने का। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि शहने शहने जब ये विकसित होगा तो जो राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता है वो बढ़ेगी। पहले मैंने जो बात कही, आवश्यकता इस बात की है कि जितने लोग इसमें शामिल होंगे, जितनी सहभागिता बढ़ेगी, उतना बेहतर तरीके से काम होगा जी। और लोग बैठ के सामूहिक रूप से काम भी करें। रोड बन रही है, पुल का निर्माण हो रहा है, खेल का ग्राउंड हो रहा है, स्टेडियम हो रहा है, या मेडिकल हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। जी। तो कई बार आप वहाँ पूछते रहते हैं, आपको सूचनाएं नहीं मिलती, लेकिन जैसे सूचना के अधिकार में लगता है आपको मालूम चलता है, तो ये मशीन थी। आपकी ग्राम पंचायत में क्या हाँ, विकास ग्राम हुए? पंचायत में चिकित्सक आ रहा है कि नहीं आ रहा, अध्यापक आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि वो आता है कि नहीं आता। परीक्षा परिणाम सभी बच्चों का क्या रहा, क्या बहुत रहा? सारी ऐसी चीजें हैं तो इस दायरे में आती हैं। तो आवश्यकता है कि सामुदायिक आंदोलन बने और समूह में लोग इस पे काम करें। जैसे वो अपना टीवी देखने में समय गुजारते हैं, वैसे ही अपने देश निर्माण में भी सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कानून विकसित होगा और काम भी करेगा। बिल्कुल। तो इस चर्चा में अगर बात करें तो आरटीआई सबसे अहम कड़ी लोकतंत्र के विकास में बनकर सामने आ रही है। कह सकते हैं कि आप नज़र में हैं और आप यूं ही हम पर भी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि हर बार हम आपसे मिलेंगे कुछ अलग हटकर जो विषय हैं, आपकी ज़रूरत से हैं, आपकी जानकारी के लिए है, आपसे संवाद से जुड़े हुए हैं, उन पर विशेषज्ञों के साथ आपसे वार्ता करता रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश मेठी जी।